गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे बहुत ही अच्छी तरह से हो। कोरोना वायरस के पीरियड में प्रिपरेशन भी कर रहे हो, अच्छी तरह से तुम लोग अपने आप का ध्यान भी रख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। और आज का ये जो सेशन है ये तुम लोग मेरे साथ एकदम कंटिन्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हो। हमने हायर सेकेंडरी का लगभग फर्स्ट वॉल्यूम का लगभग सभी चैप्टर हमने ख़त्म कर चुके हैं। सभी बड़े बड़े चैप्टर्स जो है वो हमने ख़त्म कर ही चुके हैं। सिर्फ एक चैप्टर, एक यूनिट रह गया है। वो यूनिट आज हम शुरू करेंगे जो कि जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और शॉर्ट फॉर्म EM वेव्स। ठीक है, ये चैप्टर 2 या 3 लेक्चर में या मैक्सिमम 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम का सभी चैप्टर्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो नया चैप्टर है ये आज हम शुरू करते हैं। चलो, आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है यूनिट नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 8 EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका शॉर्ट फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ बैकग्राउंड, कुछ हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मैं हर एक चैप्टर शुरू करने से पहले उस चैप्टर के हिस्ट्री के बारे में पहले आलोचना करता हूँ, उसके बाद मैं चैप्टर के डेप्थ की ओर जाता हूँ। तो ये चैप्टर भी शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर का कुछ हिस्ट्री बैकग्राउंड जानेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर पे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पे हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पे माइकल फैराडे ने कहा था, क्या कहा था? माइकल फैराडे ने कहा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। अभी यानी मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। करंट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, ये माइकल फैराडे ने कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या रिवर्स पॉसिबल है? क्या उल्टा भी हो सकता है? ये सारे सवाल हमारे मन में आ रहा है। क्या उल्टा पॉसिबल है? यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अब ये क्वेश्चन मार्क हमारे दिल में आ रहा है, हमारे जहन में आ रहा है, हमारे दिमाग में आ रहा है। लेकिन पहले किसके दिमाग में आया था? पहले किसके मन में आया था? ये सवाल। कौन सा सवाल? हर एक एक्सपेरिमेंट, हर एक थ्योरी का नया खोज एक सवाल से ही होता है। हर एक सवाल, न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल गिरा, क्यों गिरा? ये क्वेश्चन मार्क आया, तभी उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला। तो हर एक थ्योरी का, हर एक नई खोज का, हर एक नए इन्वेंशन का कुछ ना कुछ सवाल रहता है। ये सवाल, जैसे कि आजकल हम कोरोना वायरस का ये पेंडेमिक देख रहे हैं। ठीक है, ये वायरस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्यों हुआ, कैसे काम करता है, ये सारे सवाल को ढूंढने के बाद ही साइंटिस्ट वैक्सीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक इन्वेंशन, हर एक खोज, हर एक अचीवमेंट के पीछे, साइंटिस्ट का जो हर एक जो अचीवमेंट रहता है, हर एक अचीवमेंट के पीछे एक सवाल रहता है, एक अंधे का अनसुना सवाल रहता है, जिस सवाल को खोजते हुए साइंटिस्ट लोग आगे बढ़ते हैं। एक के बाद एक थ्योरी निकालते जाते हैं, एक के बाद एक एस्पेक्ट्स हमारे सामने आता रहता है। ठीक, तो माइकल फैराडे ने एक सवाल का जवाब दे दिया था। क्या दे दिया था? कि
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है? ये सवाल माइकल फैराडे ने दे चुके। क्या रिवर्स पॉसिबल है? रिवर्स मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? अब यही सवाल को खोजते हुए एक साइंटिस्ट जिसका नाम अभी मैं लूंगा, जिनका नाम है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये साइंटिस्ट ने इस सवाल का जवाब दिया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, लॉट्स ऑफ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करते, क्योंकि बिना चेष्टा में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत चेष्टा कर रहे हैं ताकि अच्छी बने, ताकि सुंदर आए। तो बिना चेष्टा के बगैर तो कुछ भी नहीं होता, बिना प्रैक्टिस से तो कुछ भी नहीं होता है, बिना प्रैक्टिस से या बिना फोकट में तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने देखा कि हाँ, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, यही से ही फिजिक्स का एक नया ब्रांच, एक नया दिक खुल गया, एक नया साइड खुल गया, जिसको हम आज के भाषा में हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो सवाल उठा था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के मन में, तो उन्होंने बाकी सारे साइंटिस्ट को लेकर, बाकी सारे साइंटिस्ट का ओपिनियन लिया। किसके ओपिनियन लिया? साइमन गॉस का ओपिनियन लिया, माइकल फैराडे का ओपिनियन लिया, एम्पियर का ओपिनियन लिया। ठीक है, ये सारे साइंटिस्टों का, ये सारे फिजिसिस्ट का, ये सारे मैथमेटिशियंस जितने भी है, सबका ओपिनियन लिया। सबका ओपिनियन लेके उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने यही नतीजे पे जाके पहुंचा कि हाँ, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। तो रिवर्स भी हमारा पॉसिबल हुआ। उन्होंने कहा हाँ, हो सकता है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। उन्होंने तो निकाला, मेहनत किया, तो बाकी सारे साइंटिस्टों का ओपिनियन लेने के बाद उन्होंने, देखो आज का जी ये जो लेक्चर है तो पूरा का पूरा थ्योरी लेक्चर है, तो मैं जितना हो सके तुम लोग को इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बाकी सारे साइंटिस्टों का ओपिनियन लिया। ओपिनियन लेने के बाद सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये नतीजे पे जाके पहुंचा कि हाँ, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, और यही से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आइडिया निकल के आया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पीछे का फादर कौन है? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ये तो हमको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन अराइज हुआ हु इज द फादर बिहाइंड द जनरेशन ऑफ आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो उन्होंने बाकी सारे साइंटिस्टों को कहा हाँ, आप लोगों का मैंने ओपिनियन लिया, तो कुछ आप लोगों को भी लॉ में, आप लोगों का जो पहले जो आप लोगों ने थ्योरी दिया, पहले जो आप लोगों ने लॉ दिया, उनमें कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर ऐसा हम कुछ मॉडिफिकेशन कर दे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नया साइड खुल जाएगा। तो उन्होंने स्पेशली एम्पियर को उन्होंने कहा कि आपका लॉ, उन्होंने जो एम्पियर सर्किटल लॉ हम पढ़ा था, जो मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म पे जो हम पढ़े थे, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, हमने पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ। ये क्या था?
कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over any closed line, line integral of magnetic field over any closed line is the mu naught times the total current threading by that magnetic field. यही था हमारा एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक है, मैंने वेक्टर दिया, मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, वेक्टर भी दिया, कोई बात नहीं। तो यही था एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो उन्होंने एम्पियर को कहा कि आपने जो एम्पियर सर्कुटल लॉ दिया है वो आपका इनकंसिस्टेंट है। क्या है वो? आपका इनकंसिस्टेंट है, यानी कुछ हद तक वैलिड करता है लेकिन कुछ हद तक वैलिड नहीं करता है। तो यही सिचुएशन को हम इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। कंसिस्टेंट नहीं, मतलब हर एक जगह पे वैलिड नहीं है। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? सपोज एक बैट्समैन है, कंसिस्टेंट प्लेयर है, कंसिस्टेंटली 100 मारता ही जा रहा है, कंसिस्टेंटली 50 करता जा रहा है, 100 करता जा रहा है, 50 करता जा रहा है, 100 करता जा रहा है। यही है कंसिस्टेंट, माने फॉर्म जो है एकदम पूरा सेम ही है, हर एक जगह पे सेम है। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एम्पियर को कहा कि आपका ये जो इक्वेशन है, एम्पियर सर्कुटल लॉ वाला जो इक्वेशन है, उन्होंने फैराडे को भी बोला था, स्पेशली उन्होंने एम्पियर को कहा था कि आपका ये जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है, ये जो लॉ एम्पियर सर्कुटल लॉ, ये लॉ इनकंसिस्टेंट है, यानी हर एक जगह पे वैलिड नहीं करता है। इसके साथ एक टर्म मिसिंग है जो मैं दूंगा। अगर यही टर्म, अगर यही पॉइंट अगर हम जोड़ दें तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम अचीव कर सकते हैं। तो वो मिसिंग टर्म क्या था? उन्होंने एम्पियर को तो कहा था। तो एम्पियर ने जेम्स क्लार्क मैक्सवेल को पूछा कि मेरे लॉ में वो मिसिंग टर्म, वो मिसिंग पॉइंट जिसके वजह से मेरा लॉ इनकंसिस्टेंट रह गया, अब ये मिसिंग टर्म कौन सा है? ये अभी बड़ा सवाल एम्पियर ने किया। ये अभी बड़ा सवाल एम्पियर ने जेम्स क्लार्क मैक्सवेल को पूछा कि आपने बोला कि मेरे लॉ पे एक टर्म, एक पॉइंट मिसिंग है, वो मिसिंग टर्म, वो मिसिंग पॉइंट कौन सी है वो मिसिंग टर्म क्या है? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल। अब इसके लिए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया कैपेसिटर के साथ। इसके साथ जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया कैपेसिटर के साथ, और उस कैपेसिटर के साथ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने उस मिसिंग टर्म को निकाला। उन्होंने कहा कि अगर आपके लॉ के साथ जो मिसिंग टर्म मैंने बोला है, ये मिसिंग टर्म का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, ये टर्म, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू अगर हम जोड़ दें, प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट करंट एक नया टर्म है, ये हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमारे AHSEC हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने इस डिस्प्लेसमेंट करंट पर्टिकुलर टॉपिक को ओमिट कर दिया गया है, बाद दे दिया गया है, एकदम छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम नाम के बारे में जानेंगे कि which one is the missing term in एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक है, तो एम्पियर सर्कुटल लॉ का मिसिंग टर्म का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अच्छा, तो ये मिसिंग टर्म हम अगर एम्पियर सर्कुटल लॉ के साथ अगर हम जोड़ दें, यानी अभी हम मॉडिफाइड क्लार्क एम्पियर मैक्सवेल लॉ, मैक्सवेल लॉ नहीं, क्लार्क एम्पियर सर्कुटल लॉ, मॉडिफाइड बाय एम्पियर सर्कुटल लॉ लिख दो। मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुटल लॉ, मॉडिफाइड
एम्पियर सर्किटल लॉ अगर हम लिखे तो ये साइड हमारा सेम ही रहेगा, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, म्यू नॉट कॉमन ले लेते, म्यू नॉट ब्रैकेट आई प्लस आई डी, यार आई डी है हमारा डिस्प्लेसमेंट करेंट। ठीक है, आईडी है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस से छोड़ दिया गया है, तो हम ये डिटेल्स में नहीं, सिर्फ हम नाम जानेंगे। ठीक है, तो क्लार्क मैक्सवेल ने एम्पियर को कहा कि आपके टर्म में मिसिंग टर्म मैंने निकाल दिया गया, आप ये सिर्फ ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक इक्वेशन। ठीक है, हम जानेंगे धीरे धीरे मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इक्वेशन आता है जो कि मैक्सवेल ने दिया था। वो 4 इक्वेशन क्या है, एक तो है हमारा ये एम्पियर मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, दूसरा है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तीसरा है हमारा गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और चौथा है हमारा गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये 4 लॉ को मिला के हम ये मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इक्वेशन दिया। तो हम थोड़ी देर बाद जानेंगे, ये धीरे धीरे बाद में जानेंगे कि मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या है। अच्छा, तो अब तो आइडिया निकल गया कि हाँ, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो इसका नेचर कैसा होगा, ये नेचर कैसा रहेगा, हम तो जानते हैं हर एक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। ठीक है, तो यहां से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आइडिया निकला। तो क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कहा कि इट इज द साइनसॉइडल वेरिएशन, it is the sinusoidal variation of electric and magnetic field of both electric and magnetic field, both electric and magnetic field vectors are at perpendicular to each other, as well as perpendicular to the direction of propagation. Perpendicular to the direction of propagation. ठीक है, तो क्लार्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यही बेसिक डेफिनेशन दिया था। क्या कहा था उन्होंने कि इट इज द साइनसॉइडल वेरिएशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। क्योंकि नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रहेगा, एक की वजह से एक चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है, दोनों फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, यानी एक अगर ऐसा है तो दूसरा ऐसा रहेगा। ठीक है, दो प्लेन में रहेंगे, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, अगर उल्टा बोले मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है, दोनों खुद में परपेंडिकुलर है
और दोनों वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, बात थोड़ी सी पेचीदा है, मैं फिर से समझा के दे रहा हूँ। जलेबी जैसा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जलेबी को हम सीधा कर देते हैं। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों साइनोसोडियल वेरिएशन है, यानी साइन कर्व, ये तो हम जानते हैं साइन कर्व है, वेव है। ठीक है, वेव दो तरह का होता है, जो हम ऑल्टरनेटिंग कंडीशन में दो वेव हम कंसिडर कर सकते हैं, एक है साइन वेव, एक कॉस वेव। क्योंकि यहाँ, लेकिन यहाँ पे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्लियरली स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि ये एक साइनोसोडियल वेरिएशन है, यानी साइन कर्व है। ठीक है, दो फील्ड रहेगा। कौन कौन से दो फील्ड रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ठीक है, दोनों फील्ड अपने आप में परपेंडिकुलर है, दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ अपने आप में परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होने के बावजूद वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी सीधा लाइन अगर वेव प्रोपगेशन हुआ तो ये लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, ये लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर है। समझ में आया? मैं अभी वेव डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उतार लो ये कॉपी पे पहले। ठीक है, अच्छा, तो ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम वेव प्रोपागेशन अभी हम देखेंगे कि कैसे रहेगा। ठीक है, एक नोट कैसे वेव डायग्राम ड्रॉ करने से पहले एक नोट नंबर 1, क्या नोट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन y direction, and number 2, magnetic field are in z direction. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन y डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड आर इन z डायरेक्शन। ओके, तो हम अभी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैं 3 डायमेंशन कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 डायमेंशन दो डिफरेंट कलर से दिखा दूंगा तो तुम लोगों को समझ में आएगा। ये नाम दे देते हम, ये हमारा सेंटर, ये x। ठीक है, सेंटर नहीं ओरिजिन, ये हमारा वेव प्रोपागेशन का डायरेक्शन है। ठीक है, ये है हमारा y एक्सिस, y o y डैश, और ये हमारा z एक्सिस, z o z डैश। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन y डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा हमारा ऐसे। ठीक है, y डायरेक्शन पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। हाँ, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, EX पकड़ लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है हमारा
और मैग्नेटिक फील्ड आर इन जेड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड रहेगा हमारे जेड डायरेक्शन पे। मैं रेड कलर से दिखा के देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड रहेगा हमारा ऐसे। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इतना। ठीक है, इतना। तो देखो ये दोनों फील्ड, ये प्लेन और ये प्लेन में चल रहा है, तो दोनों प्लेन का एंगल कितना है, ये एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, सपोज Vx। और ये दोनों हमारा ये वेव प्रोपागेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड vector and this is magnetic field vector। ठीक है, उतार लो ये कॉपी पे, फटाफट ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। ओके, अच्छा, तो मैक्सवेल ने और एक चीज कहा था, द वेलोसिटी ऑफ electromagnetic wave is equal to the velocity of light। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो रोशनी के स्पीड से मूव करता है। ठीक है, अभी रोशनी का स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो मूव करता है। ठीक है, चलता है। तो उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया था वेलोसिटी का, c = फ्री स्पेस में c = 1/√μ0 ε0। ठीक है, 1/√μ0 ε0। अभी μ0 ε0 ये क्या है, ये तो हम जानते हैं। μ0 क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, और ε0 क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये c के बराबर, यानी 3 × 10⁸ के बराबर ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल्स इक्वेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, और उसके बाद
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम आलोचना करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।